हेलो नमस्कार मित्रों। ग्लोरियस ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान भूगोल के अंतर्गत आज हम शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान का पहला चैप्टर, राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ने से पहले ये जो टॉपिक है ये आपको ज्योग्राफी में भी काम में आएगा और ये टॉपिक आपके हिस्ट्री में भी काम में आएगा और ये टॉपिक आपके कल्चर में भी काम आएगा। यानी राजस्थान का जीके पढ़ने से पहले जो टॉपिक हम शुरुआत करते हैं, राजस्थान का सामान्य परिचय, उस टॉपिक को हम स्टार्ट कर रहे हैं। राजस्थान का सामान्य परिचय है, इसके अंतर्गत है क्या, यानी जिस राजस्थान का आप जीके पढ़ने जा रहे हो उस राजस्थान का वर्तमान में नाम तो हम राजस्थान बोल रहे हैं, प्राचीन काल में इसके कौन कौन से नाम थे और उस नामों को किस किस रूप में जाना जाता था, उसी का ही अध्ययन करना राजस्थान का सामान्य परिचय कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, इसके आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में एक नाम से जाना जाता था, मेवाड़। धीरे धीरे ये पीढ़ी दर पीढ़ी इसका नाम परिवर्तित होता गया और वर्तमान में ये राजस्थान स्वरूप के रूप में आया। यानी प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक राजस्थान विभिन्न चरणों से चलता हुआ जिस स्वरूप में पहुंचा है, उसी का अध्ययन करना राजस्थान का सामान्य परिचय कहलाता है। एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आपके पक्के देखने को मिलेंगे, उसी से आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। देखो, राजस्थान का सामान्य परिचय है। सामान्य परिचय का शाब्दिक अर्थ होता है कि जैसा राजस्थान आपको दिखाई दे रहा है, जैसा राजस्थान आपको नजर आ रहा है, ये उस राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अपने सामने है। क्या प्राचीन समय में भी ये इसी स्वरूप में था, उसी का ही हम अध्ययन करेंगे। तो प्राचीन काल में इसका क्या क्या नाम था, वर्तमान समय में इसका क्या क्या नाम हुआ है, उसी का ही अध्ययन किया जाएगा। देखो ध्यानपूर्वक, ये राजस्थान है। सामान्य परिचय की हम शुरुआत करते हैं प्राचीन काल से संबंधित, और प्राचीन काल से संबंधित सबसे पहले जो नाम आता है वो नाम आता है सभ्यता के स्वरूप में। यानी सभ्यता के स्वरूप से रिलेटेड अगर आप चर्चा करते हैं तो प्राचीन समय में इसको किस किस नाम से जाना जाता था। तो प्राचीन से प्राचीन समय में एक नाम आता है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का मतलब है कि जैसे भारत में सिंधु घाटी सभ्यता आई, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद में भारत में एक नई सभ्यता का आगमन हुआ और इसी सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है। इसी सभ्यता के अंतर्गत वेदों की रचना की गई, जैसे नाम आता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन्हीं वेदों के अंतर्गत, इस वैदिक सभ्यता के अंतर्गत जैसा राजस्थान का स्वरूप आपको दिखाई दे रहा है, उस स्वरूप को उस जमाने में किस नाम से जाना जाता था, तब नाम आता है ब्रह्मव्रत। यानी वैदिक काल के दौरान इस क्षेत्र को ब्रह्मव्रत के नाम से जाना जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ है भगवान ब्रह्मा के द्वारा बनाए जाने के कारण या भगवान ब्रह्मा द्वारा बसाए जाने के कारण ये क्षेत्र ब्रह्मव्रत के नाम से जाना जाता है। ये प्राचीन से प्राचीन हमें जानकारी प्राप्त होती है, इसका रीजन भी देते हैं। जैसे पुष्कर झील का नाम सुना होगा। पुष्कर झील ऐतिहासिक किंवदंती के अनुसार भगवान ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई, भगवान ब्रह्मा के द्वारा निर्मित होने के कारण पुष्कर के आसपास का क्षेत्र है वो ब्रह्मव्रत, और फिर राजस्थान को भी प्राचीन समय में ब्रह्मव्रत के नाम से ही जाना जाता था। तो सामान्य परिचय का पहला पॉइंट जो बनता है वो इस प्रकार से बनता है, प्राचीन समय वैदिक काल के दौरान इस क्षेत्र को ब्रह्मव्रत के नाम से जाना जाता था। थोड़े और आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में नाम आता है ग्रंथों से रिलेटेड। जैसे एक तो नाम आता है रामायण, दूसरा नाम आता है महाभारत। रामायण और महाभारत ये जो ग्रंथ हैं, इन दोनों ग्रंथों में राजस्थान को अलग अलग नामों से संबोधित किया है। इन ग्रंथों में क्षेत्र को क्रमशः मरु, मेरु, मरु कांतार, यानी राजस्थान के तीन नाम दिए गए हैं।
इसको मरु कहा गया है, मेरु कहा गया है, मरुकांतार के नाम से भी जाना गया है। इसमें मरु का शाब्दिक अर्थ होता है मरुस्थल, यानी मरुस्थलीय जो क्षेत्र है उसकी बात कर रहा है। मेरु का शाब्दिक अर्थ होता है यहाँ पर पर्वत, यानी राजस्थान की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपको अरावली पर्वत श्रृंखला नजर आती है। इसी प्रकार मरुकांतार यानी संपूर्ण राजस्थान को रामायण और महाभारत काल में मरुकांतार के नाम से जाना जाता था। अब इसका वर्तमान परिप्रेक्ष्य से देखिए क्या वास्तव में ऐसा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम चर्चा करते हैं आपके साथ में, सबसे पहले मैंने शब्द बोला है मरु। मरु का मतलब आप जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर इसके आसपास में चलो, आपको मरुस्थलीय क्षेत्र नजर आएगा। वर्तमान में तो हम इसको थार का मरुस्थल अथवा राजस्थान के संदर्भ में इसको नाम देते उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र। इस उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र को ही प्राचीन समय में मरु के नाम से जाना जाता था। फिर दूसरा शब्द है मेरु। मेरु का शाब्दिक अर्थ होता है पर्वत, यानी अगर हम बात करते हैं उस जमाने में वर्तमान में जो अरावली पर्वत है उसको मेरु क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, और संपूर्ण राजस्थान का नाम दिया गया था मरुकांतार। यानी वैदिक सभ्यता, फिर रामायण और महाभारत काल। इसी प्रक्रम में हम आगे चलते हैं, तब राजस्थान में घुमंतु जातियों के रूप में दो नाम आते हैं। एक तो नाम आता है चारण और दूसरा नाम आता है भाट। चारण और भाट जाति, चारण मैक्सिमम राजाओं के दरबार में रहते थे। जैसे आपने नाम सुना होगा पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया था, चारण से ही रिलेटेड है। तो चारण और भाट जाति इन राजाओं के दरबार में रहते थे, इनसे संबंधित वंशावली लिखते थे, इनसे संबंधित इनकी अगर हम बात करते हैं प्रशस्ति की रचना भी यही करते थे। तो चारण और भाट जाति, जैसे ही गुजरात का प्राचीन नाम इडर क्षेत्र था गुजरात के आसपास, इस इडर क्षेत्र से राजस्थान में प्रवेश करते तो सामान्य बोलचाल की भाषा में इस राजस्थान को एक क्षेत्र के नाम से संबोधित करते, और वो क्षेत्र था रजवाड़ा। रजवाड़ा, अब रजवाड़ा क्यों कहते थे? राजपूतों का शासन था, और राजपूतों का जो शासन क्षेत्र था इसे ही रजवाड़ा के नाम से संबोधित किया जाता था। यानी चारण और भाट जाति ने इसको नाम दिया था सामान्य बोलचाल में रजवाड़ा। रामायण और महाभारत काल में इसको मरु, मेरु और मरुकांतार, और वैदिक काल में इस क्षेत्र को ब्रह्मव्रत के नाम से जाना जाता था। नॉर्मल तीन बातें बताई हैं। राजस्थान का सामान्य परिचय का मतलब है जिस राजस्थान का जिक्के हम पढ़ेंगे उसको प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय में अलग अलग नामों से पुकारा गया, और इन अलग अलग नामों से ही रिलेटेड अगर हम बात करते हैं एक तरीका मानो या एक प्रक्रम मानो, तो प्राचीन समय में वैदिक सभ्यता में इसको ब्रह्मव्रत कहा जाता था। रामायण और महाभारत काल में इसको मरु, मेरु और मरुकांतार कहा जाता था। चारण और भाट जाति सामान्य बोलचाल की भाषा में इसको रजवाड़ा क्षेत्र के नाम से संबोधित करते थे। आगे बढ़े। देखो, अगर हम बात करते हैं इसके पश्चात, तो चारण और भाट जाति इसको सामान्य रजवाड़ा के नाम से ही संबोधित करते थे। इसके बाद में यहाँ पर राजस्थान शब्द की जानकारी से संबंधित एक शब्द आता है शिलालेख। राजस्थान के सामान्य परिचय से संबंधित नाम आता है शिलालेख। है क्या? अच्छे से समझने का प्रयास करना। देखो, शिला का मतलब तो होता है पत्थर, और लेख का मतलब होता है लिखा हुआ। पत्थर पर लिखा हुआ जो लेख है वो शिलालेख कहलाता है। राजस्थान शब्द की जानकारी में पहुंचे इससे पहले मैं आपको बताऊं कि भारत में शिलालेखों का सर्वप्रथम प्रचलन किसके शासन काल में हुआ था? तो मौर्य वंश के एक शासक हुए थे, सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन करवाया था। दूसरा, कई दफा इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि शिलालेखों का अध्ययन करना क्या कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया का अध्ययन करना बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं शिलालेखों का अध्ययन करना किस नाम से जाना जाता है, तब नाम आता है एपिग्राफी। यानी शिलालेखों का अध्ययन करना कहलाता है एपिग्राफी के नाम से जानते हैं। इस शिलालेखों की प्रक्रिया में हम आगे बढ़े या इससे संबंधित आगे चर्चा करें, तब अपने राजस्थान में आते हैं कि राजस्थान में ऐसा कौन सा कोई शिलालेख भी प्राप्त हुआ है क्या जो आपको राजस्थान शब्द की जानकारी दे। अब
शिलालेखों में अगर हम चर्चा करते हैं राजस्थान शब्द की जानकारी, तो राजस्थान शब्द की जानकारी जो प्राप्त करने वाला शिलालेख है, इसमें सबसे पहले एक नाम आता है गोसुंडी शिलालेख। मैं आपको प्राचीन शिलालेख नहीं बता रहा, मैं आपको प्राचीन राजस्थान शब्द की जानकारी का प्राचीनतम शिलालेख बता रहा हूं। तो प्राचीनतम जो शिलालेख है वो गोसुंडी शिलालेख है। गोसुंडी जो शिलालेख है ये राजस्थान के जिस जिले से प्राप्त हुआ है, उस जिले का नाम आता है चित्तौड़गढ़। यानी अगर आपके साथ में चर्चा करें कि राजस्थान शब्द की प्राचीनतम जानकारी का शिलालेख कौन सा प्राप्त हुआ है, तो शिलालेख का नाम आ जाता है गोसुंडी शिलालेख। ये चित्तौड़गढ़ जिले में प्राप्त हुआ है। इस शिलालेख से संबंधित कौन कौन सी जानकारी है जो एग्जाम की दृष्टि से बनती है? ये जो शिलालेख है इसमें एक शब्द देखने को मिला है और वो शब्द है राजस्थानी। अब ये राजस्थानी शब्द चाहे उन्होंने, ये जो शब्द है राजस्थानी, ये चाहे उन्होंने किसी शासक का ही नाम लिखा हो, लेकिन अपने दिमाग में तो ये बैठ रहा है कि ये जो शिलालेख है राजस्थानी है, ये राजस्थानी शिलालेख राजस्थान शब्द की ओर संकेत कर रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी अच्छा बन सकता है कि राजस्थान शब्द की जानकारी का प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा गोसुंडी शिलालेख। ये चित्तौड़गढ़ में प्राप्त हुआ है और यहाँ पर जो शब्द देखने को मिला है वो मिला है राजस्थानी। इसके अलावा अगर हम चर्चा करते वर्तमान समय में ये शिलालेख अपने पास में उपलब्ध नहीं है। अगर हम चर्चा करते हैं उपलब्ध शिलालेखों में सबसे प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है जहां पर राजस्थान शब्द की जानकारी मिलती है, तो प्राचीनतम शिलालेखों में नाम आता है बसंतगढ़ शिलालेख। राजस्थान शब्द की जानकारी का उपलब्ध शिलालेखों में सबसे प्राचीनतम बसंतगढ़ शिलालेख। ये बसंतगढ़ जो शिलालेख है ये 625 ईस्वी, अगर आपसे पूछे विक्रम संवत 682 है क्या, ईस्वी संवत में अगर आप 57 जोड़ देते हो, ऐड कर देते हो, तो विक्रम संवत निकल आती है। अगर हम बात करते हैं ये प्राप्त कौन से जिले से हुआ है, तो ये वर्तमान समय में राजस्थान की सिरोही जिले से प्राप्त हुआ है। एक बार दोबारा सुनना, राजस्थान शब्द की जानकारी की मैं शिलालेख बता रहा हूं, और शिलालेखों की अगर हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले तो मैंने बताया गोसुंडी शिलालेख। गोसुंडी प्राप्त कहाँ हुआ है? चित्तौड़गढ़ में। कौन सा शब्द मिला है? राजस्थानी शब्द का उल्लेख किया गया है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि गोसुंडी शिलालेख वर्तमान समय में अपने पास में उपलब्ध नहीं है। अगर आपसे पूछे कि उपलब्ध शिलालेखों में सबसे प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है, तो उपलब्ध शिलालेखों में सबसे प्राचीनतम है बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख कब का है? 625 ईस्वी का है। विक्रम संवत पूछे 682 विक्रम संवत कौन से जिले में मिला है? सिरोही जिले में प्राप्त हुआ है। इसी में हम आगे बढ़े, इसी से संबंधित हम आगे चर्चा करते हैं। इस बसंतगढ़ शिलालेख का जैसे ही उत्खनन हुआ या शिलालेख को प्राप्त किया गया, तो इस शिलालेख में राजस्थान शब्द की जानकारी से संबंधित एक शब्द देखने को मिला, और वो शब्द था राजस्थानी यादित्य। शब्दों पर गौर करना, वहां पर तो जो शब्द मिला है वो मिला है राजस्थानी, जबकि यहाँ पर शब्द देखो राजस्थानी यादित्य। राजस्थानी यादित्य शब्द का उल्लेख बसंतगढ़ शिलालेख में ही प्राप्त हुआ है। ये उपलब्ध शिलालेखों में राजस्थान शब्द की जानकारी का प्राचीनतम शिलालेख माना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा राजस्थान शब्द की जानकारी का प्राचीनतम शिलालेख है कौन सा, तो आंसर करना है बसंतगढ़ सिरोही में। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इस शिलालेख में और कौन सी जानकारी मिली है, इस शिलालेख में एक तो प्रथा का उल्लेख देखने को मिला है, दास प्रथा। दास प्रथा, जैसे दास प्रथा का उल्लेख करें तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैं आपको समझाऊं, पशुओं को हम खरीदते बेचते हैं, उस जमाने में व्यक्तियों को भी खरीदा और बेचा जाता था, और इसी प्रोसेस को, इसी को ही दास प्रथा के नाम से जाना जाता था। तो बसंतगढ़ शिलालेख में इस शब्द के अलावा एक तो दास प्रथा की जानकारी मिलती है, दूसरा इसी शिलालेख में ये कहा गया है कि सिरोही के आसपास
राजपूतों की एक शाखा थी चावड़ा। इस चावड़ा राजपूतों की शाखा ने शासन किया था और यहाँ का जो प्रसिद्ध शासक हुआ था उसका नाम था वर्मलात। वर्मलात प्रसिद्ध शासक हुआ था जिसने यहाँ पर शासन किया था। अब आपको तीन ही पॉइंट इसमें आपको ध्यान में रखने हैं। बसंतगढ़ शिलालेख कब का है? 625 ईस्वी का। विक्रम संवत 682 कौन से जिले से? सिरोही से प्राप्त हुआ है। यहाँ पर राजस्थान शब्द की जानकारी का राजस्थानी यादित्य शब्द मिला है। दूसरी तरफ यहाँ पर कौन सी प्रथा? दास प्रथा देखने को मिली है। और यहीं पर राजपूतों की एक शाखा ने शासन किया है चावड़ा, और चावड़ा राजपूत शाखा के शासक का क्या नाम आता है? वर्मलात के द्वारा भी शासन किए जाने का उल्लेख मिलता है। इसका मतलब अब तक हमने पढ़ा 5 बातें। प्राचीन वैदिक काल में क्षेत्र को ब्रह्मव्रत कहा जाता था। रामायण और महाभारत काल में मरु, मेरु और मरु का अंतर कहा जाता था। तारण और भाट जाति सामान्य बोलचाल के लिए कौन सा शब्द काम में लेते थे? रजवाड़ा शब्द काम में लेते थे। फिर हमने चर्चा की शिलालेख की। मैंने आपको क्या बताया? पत्थर पर लिखे गए जो लेख हैं वो शिलालेख कहलाते हैं। शिलालेखों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? एपिग्राफी। याद करो, बैक्टीरिया का अध्ययन करना बैक्टीरियोलॉजी, वैसे ही शिलालेखों का अध्ययन करना एपिग्राफी के नाम से जाना जाता है। इससे संबंधित मुख्य मुख्य बातें मैंने आपको बताई हैं। राजस्थान शब्द की जानकारी का प्राचीनतम शिलालेख गोसुंडी है, चित्तौड़गढ़ में प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार अगर हम चर्चा करते हैं आपके साथ में उपलब्ध शिलालेखों में सबसे प्राचीन, तब नाम आता है बसंतगढ़ शिलालेख 625 ईस्वी। और अगर आपसे पूछे कि विक्रम संवत कितनी है? 682। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इस प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते हैं, सामान्य परिचय को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, शिलालेखों के बाद में सामान्य परिचय में ही एक शब्द आता है और वो नाम आता है साहित्य स्रोत। यानी इस राजस्थान शब्द की जानकारी का कोई ना कोई साहित्य स्रोत भी है क्या, जहां पर हमें राजस्थान से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त हो? साहित्य स्रोतों में अगर हम बात करते हैं तब मैं ग्रंथों के नाम लिख रहा हूं जो राजस्थान से संबंधित जानकारी प्रदान करते हैं। जैसे सबसे पहले तो एक नाम आता है नैनशीरी ख्यात। ये नैनशीरी जो ख्यात है ये जिसके द्वारा लिखा गया उसमें नाम आता है हुणोत नैनसी। नैनशीरी ख्यात मुहणोत नैनसी के द्वारा लिखा गया। दूसरी तरफ अगर हम चर्चा करते हैं इसके बाद में दूसरे नंबर पर, तब साहित्य स्रोत में ही ग्रंथ का नाम आता है राजरूपक। ग्रंथों को ध्यानपूर्वक देखना। राजरूपक, ये राजरूपक ग्रंथ जिसके द्वारा लिखा गया वीरभान। तीसरे नंबर पर अगर हम चलते हैं, तीसरे नंबर पर नाम आता है इसमें कुवल्ले माला। और ये जो कुवल्ले माला ग्रंथ है इसका जो रचनाकार माना जाता है वो है उद्धोतन। चौथा और लास्ट नाम आता है तारीख ए राजस्थान। तारीख ए जो राजस्थान ग्रंथ है इसका रचनाकार माना जाता है कालीराम कायस्थ। एक बार अच्छे से आप इनके नाम नाम देखो। साहित्य स्रोतों में नाम आता है नैनशीरी ख्यात मुहणोत नैनसी द्वारा, राजरूपक ग्रंथ वीरभान द्वारा, कोल्लेमाला ग्रंथ उद्धोतन सूरी द्वारा, तारीखी राजस्थान ग्रंथ कालीराम कायस्थ द्वारा। इन चारों ग्रंथों में अगर हम बात करते हैं राजस्थान से संबंधित जानकारी तो मिलती है। कई जगह राजस्थान का उल्लेख है, कई जगह राजस्थान शब्द का उल्लेख है, लेकिन कोई प्रमाणिक पुष्टि नहीं होती। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा इन ग्रंथों के नाम देकर पूछ लेता है कि इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है।
एक बार दोबारा देखना ध्यानपूर्वक। नैणसिरी ख्यात लिखा था मोणोत नैणसी के द्वारा, राजरूपक ग्रंथ लिखा गया था वीरभान के द्वारा, कोल्लेमाला ग्रंथ लिखा था उद्योतन सूरी के द्वारा, और तारीख राजस्थान ग्रंथ लिखा गया कालीराम कायस्थ। इन चारों ही ग्रंथों में इस क्षेत्र के लिए राजस्थान और राजस्थान इन शब्दों का उल्लेख तो किया है, लेकिन इसकी कोई भी प्रमाणिक जानकारी प्राप्त नहीं होती। इसका मतलब सामान्य परिचय के अंतर्गत हमने साहित्य स्रोत देखा है, शिलालेख देखा है। इसी प्रक्रिया में हम आगे बढ़ते हैं। साहित्य स्रोतों के बाद में इस राजस्थान से संबंधित और कौन कौन सी जानकारी है जो हमें राजस्थान शब्द की ओर निकटता प्रदान करती है। मौर्य वंश में अगर हम चलते हैं तो मौर्य वंश में राजस्थान शब्द की कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। हाँ, इतना जरूर प्राप्त होता है कि राजस्थान के आसपास क्षेत्रों में भी मौर्य वंश का ही शासन था। इसकी प्रमाणिक पुष्टि आती है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माता चित्रांगद मौर्य को माना जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये संकेत होता है कि राजस्थान के आसपास मौर्यों का शासन था। मौर्य वंश के बाद में भारत स्तर पर चलते हैं, तब नाम आता है गुप्त वंश। गुप्त वंश की वैसे तो राजस्थान शब्द की जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन बयाना क्षेत्र में गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए। इसी प्रक्रम में आगे चलते हैं, राजस्थान शब्द की जानकारी जो प्राप्त होती है वो मुगल काल में। मुगल काल के अंतर्गत अगर हम चर्चा करते हैं तो मुगल काल में अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध कवि था जिसका नाम था अबुल फजल। इस अबुल फजल के द्वारा अगर राजस्थान के संदर्भ में एक क्षेत्र के नाम से संबोधित किया है और वो क्षेत्र है मरुभूमि। यानी मुगल काल के दौरान ये राजस्थान आगे बढ़ता है, राजस्थान के चरण निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, और मुगल काल के दौरान अबुल फजल द्वारा इस राजस्थान को एक नाम दिया गया मरुभूमि। अबुल फजल से रिलेटेड आप हिस्ट्री में चलो, कल्चर में या जियोग्राफी में कहीं ना कहीं से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक क्वेश्चन तो इसके बारे में बड़ा फेमस है कि जब मैं इस दुर्ग को नीचे से ऊपर की ओर देखता हूं तो मेरे सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। ये बात अबुल फजल ने कही थी। कुंभलगढ़ दुर्ग का नाम सुना होगा, इसके भीतर एक दुर्ग है कट्टारगढ़। कहते हैं कि अबुल फजल ने कुंभलगढ़ दुर्ग के भीतर कट्टारगढ़ दुर्ग को देखकर ये बात कही थी कि जब मैं इस दुर्ग को नीचे से ऊपर की ओर देखता हूं तो मेरे सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। ये वही अबुल फजल है जिसके द्वारा रणथंभौर दुर्ग को देखा गया, और रणथंभौर दुर्ग को देखकर उन्होंने एक बात कही थी कि राजस्थान के अन्य सब दुर्ग नंगे, जबकि ये बख्तरबंद की श्रेणी में रखा जाता है। तो यही अबुल फजल अकबर के शासनकाल में शामिल था, अकबर के नवरत्नों में शामिल था, और इसी अबुल फजल द्वारा आईने अकबरी पुस्तक के अंतर्गत, अकबरनामा का नाम सुना होगा, इसी का ही पार्ट था आईने अकबरी। इसके अंतर्गत इस क्षेत्र को एक नाम दिया और वो नाम था मरुभूमि। अब थोड़े और आगे बढ़ते हैं। मुगल काल के बाद में यहाँ पर शासन हो गया अंग्रेजों का, और अंग्रेजों से संबंधित भारत में व्यापार करने के लिए कंपनी आई थी, इसे नाम दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी। इस ईस्ट इंडिया कंपनी के अलग अलग प्रतिनिधि थे, वो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जा रहे थे। उस क्षेत्रों से संबंधित ही अगर हम बात करते हैं अपने राजस्थान से रिलेटेड, तो राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित अगर सर्वप्रथम जो अंग्रेज अधिकारी यहाँ पर पहुंचा उसका नाम था जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस जॉर्ज थॉमस से अगर हम लगभग 1800 ईस्वी की लगभग की घटना बताई जाती है। ग्वालियर मध्य प्रदेश के सिंधिया घराने में ये उस क्षेत्र में भ्रमण के लिए दौरान आया था। राजस्थान में ये शेखावाटी क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रवेश किया। इसी जॉर्ज थॉमस द्वारा राजस्थान के क्षेत्रों का विचरण किया गया। तब उसको महसूस हुआ कि राजस्थान में तो मैक्सिमम शासन है वो राजपूतों का है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कछवा वंश जयपुर के आसपास का क्षेत्र मान लो आप, इसी प्रकार राठौड़ वंश मारवाड़ के आसपास का क्षेत्र मान लो,
गोहिल वंश, मेवाड़ के आसपास का क्षेत्र मान लो। इसी प्रकार जैसलमेर के आसपास भाटी राजवंश। और परिणाम ये हुआ कि जॉर्ज थॉमस ने जैसे ही इन क्षेत्रों का विचरण किया, इसके बाद भी इसको महसूस हुआ कि इस क्षेत्र में मैक्सिमम राजपूतों का शासन है, और राजपूतों का शासन होने के कारण इस क्षेत्र को उन्होंने एक नाम दे दिया, और वो नाम था राजपुताना। राजपुताना। यानी अगर आपसे पूछे कि ये राजपुताना शब्द है, ये सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया, तो राजपुताना जो शब्द है वो दिया गया था जॉर्ज थॉमस के द्वारा। जॉर्ज थॉमस ने ये जो शब्द दिया था राजपुताना, राजपुताना, ये जॉर्ज थॉमस के द्वारा ही दिया गया था। आगे और बढ़ते हैं इस प्रक्रिया में, और आगे चलते हैं। अगर हम बात करते हैं जॉर्ज थॉमस से रिलेटेड, दो और बातें आती हैं कि जॉर्ज थॉमस राजस्थान के सर्वप्रथम कौन से क्षेत्र में पहुंचा। तो जॉर्ज थॉमस राजस्थान के सर्वप्रथम शेखावाटी क्षेत्र में पहुंचा था। और जॉर्ज थॉमस की समाधि वर्तमान में कहाँ है, तो जॉर्ज थॉमस की समाधि वर्तमान में राजस्थान के बीकानेर जिले में। इनसे रिलेटेड एग्जाम में मैक्सिमम यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन थे, जॉर्ज थॉमस। 1800 ईस्वी के बाद में 1805 ईस्वी अंग्रेज अधिकारी का नाम आता है विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन ने क्या किया कि एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम आता है मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। पुस्तक का नाम एक बार आप अच्छे से देखिए। पुस्तक का नाम आता है मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इस पुस्तक के अंतर्गत, यानी मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, इस पुस्तक में विलियम फ्रैंकलिन ने इस बात की पुष्टि की थी कि राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले जॉर्ज थॉमस ही थे। और इसी के बेस पर हम ये बताते हैं कि जॉर्ज थॉमस ही वो पहला बंदा था जिसने राजस्थान को एक शब्द दिया, और वो शब्द था राजपुताना। एक बार दोबारा रिपीट कर रहे हैं, उसके बाद में टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ राजस्थान का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय का मैंने आपको मेन बताया था कि जिस राजस्थान का हम जीके पढ़ेंगे, उस राजस्थान शब्द प्राचीन काल में कैसे था और विभिन्न चरणों से पहुंचता हुआ वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कैसे पहुंचा। इसी में ही सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि वैदिक काल के दौरान इस क्षेत्र को ब्रह्मव्रत कहा जाता था। रामायण और महाभारत काल में मरु, मेरु और मरु का अंतर कहा जाता था। चारण और भाट जाति द्वारा सामान्य बोलचाल की भाषा में इसको रजवाड़ा शब्द के नाम से संबोधित किया था। फिर हमने पढ़ा था शिलालेख। पत्थरों पर लिखे गए लेख सामान्यतः अपने लोकल लैंग्वेज में शिलालेख कहलाते हैं। शिलालेखों का अध्ययन करना तब नाम आता है एपिग्राफी। राजस्थान शब्द से संबंधित अगर हम चर्चा करते हैं तब आता है गोसुंडी शिलालेख, जो चित्तौड़गढ़ जिले में प्राप्त हुआ है। इस गोसुंडी शिलालेख में ही राजस्थान से संबंधित राजस्थानी शब्द की जानकारी हमें प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने आपको बताया था एक नाम आता है बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख है वो राजस्थान के सिरोही जिले में प्राप्त हुआ है। बसंतगढ़ शिलालेख से रिलेटेड 625 ईस्वी, और अगर आपसे पूछे विक्रम संवत 682, इस शिलालेख में लिखा क्या गया है, तो राजस्थान से संबंधित राजस्थानी यादृतीय शब्द का उल्लेख किया गया है। थोड़े और आगे बढ़े। इसी शिलालेख में दास प्रथा बताई थी, और इसी में चावड़ा राजपूतों के शासनकाल का उल्लेख है।
अबुल फजल ने इस क्षेत्र को मरुभूमि के नाम से संबोधित किया था। फिर हम आगे बढ़े थे। अंग्रेजों के शासनकाल में राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था जॉर्ज थॉमस ने। थोड़ी बात याद हो जाए, जॉर्ज थॉमस सर्वप्रथम शेखावाटी क्षेत्र में आए थे और इनकी समाधि है बीकानेर में। 1805 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी का नाम आता है विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन ने पुस्तक लिखी थी मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, और उन्होंने इस बात की पुष्टि की थी कि राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले वो कौन थे, जॉर्ज थॉमस को ही माना जाता है। इसका मतलब हम ब्रह्मवर्त से चलकर वर्तमान में राजपूताना शब्द की ओर पहुंच चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के सामान्य परिचय में राजस्थान से संबंधित शब्दों की जानकारी करते हैं। उस दौरान एक अंग्रेज अधिकारी का नाम आता है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड से रिलेटेड अगर चर्चा करें तो 1782 में इनका जन्म हुआ था और 1835 में इनकी मृत्यु हुई। एग्जाम से संबंधित ही चर्चा करनी है, हमें राजस्थान शब्द की ओर ही बढ़ना है। कर्नल जेम्स टोड से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, वो जियोग्राफी में भी आपको देखने को मिलेंगे, हिस्ट्री में भी बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहली बात ध्यानपूर्वक सुनना, कर्नल जेम्स टोड से रिलेटेड एग्जाम में पूछ लेता है उपनाम। उपनाम, उपनाम में कौन कौन से पूछेगा, जैसे एक तो ये राजस्थान में सर्वाधिक घोड़े पर घूमता रहता था तो इसलिए को एक उपनाम दिया जाता है। उपनाम दिया जाता है घोड़े वाला बाबा। घोड़े वाला बाबा। दूसरा इसी से रिलेटेड उपनाम पूछ लेता है इसका, राजस्थान इतिहास का जनक। ये दो तो उपनाम एग्जाम में सिंपल पूछ लेता है। राजस्थान में घोड़े वाला बाबा किसे कहा जाता है, कर्नल जेम्स टोड को। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है राजस्थान इतिहास का जनक भी कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड। रीजन है इन्होंने राजस्थान का इतिहास पहली बार क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया, इसीलिए राजस्थान इतिहास का जनक इन्हें कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं कर्नल जेम्स टोड से रिलेटेड। अगर आपसे पूछूं मैं इनका जन्म, तो इनका जन्म हुआ था इंग्लिस्टन, और इंग्लिस्टन जो क्षेत्र है वो इंग्लैंड में 1782 में। राजस्थान से संबंधित कौन से क्वेश्चन आते हैं, पहला क्वेश्चन क्या आता है, कर्नल जेम्स टोड राजस्थान में सर्वप्रथम कब आए थे, तो ध्यान रख लेना कर्नल जेम्स टोड राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश किया था 1806 ईस्वी। अगर आपसे पूछे कि रियासत कौन सी थी, तब नाम आता है मेवाड़ रियासत। ध्यान रखने, मेवाड़ रियासत के साथ साथ अगर आपसे पूछे कि जिला कौन सा है, तब नाम आता है उदयपुर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। राजस्थान इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड राजस्थान में सर्वप्रथम कब और कहाँ आया, 1806 ईस्वी में मेवाड़ रियासत, और जिला कौन सा आ गया, उदयपुर। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में बताया जाता है कि 1812 से 1817 के मध्य इनकी जो नियुक्ति थी वो पर्यटन अधिकारी के रूप में की गई। राजस्थान के पर्यटन स्थलों को जैसे जैसे उन्होंने देखा, कर्नल जेम्स टोड की उत्सुकता थी वो बढ़ती चली गई। जैसे राजस्थान से रिलेटेड हम चर्चा करते हैं पिछोला झील के बारे में, विजय स्तंभ के बारे में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। जैसे जैसे उन्होंने जानकारी एकत्रित की, राजस्थान से संबंधित इनकी जानकारी हासिल करने की इच्छा और राजस्थान के इतिहास जानने की इच्छा बढ़ती चली गई। परिणाम इसके साथ साथ ही अगर हम चर्चा करते हैं, लगभग 1818 में नाम आता है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की विभिन्न प्रकार की संधियां आई थी, और इन्हीं संधियों में एक संधि का नाम आता है सहायक संधि। सहायक संधि।
साहिक संधि का जनक लॉर्ड विलेजली को माना जाता है। इस साहिक संधि के तहत राजस्थान की जितनी भी रियासतें थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी और इनको साहिक संधि में स्वीकार करने का प्रस्ताव दिया। और 1818 के दौरान राजस्थान की दो बड़ी रियासतें थी, इसमें एक रियासत का नाम आता है मेवाड़ और दूसरी रियासत का नाम आता है मारवाड़। मेवाड़ रियासत से रिलेटेड शासक का नाम था भीम सिंह और मारवाड़ रियासत से संबंधित शासक का नाम था मान सिंह। मेवाड़ के शासक थे भीम सिंह और मारवाड़ के शासक थे मान सिंह। इन्होंने दोनों ने ही ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में सहायक संधि कर ली। और जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में इन्होंने सहायक संधि की, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इसको एक क्षेत्र के रूप में घोषित किया और वो क्षेत्र था दक्षिण पश्चिम राजस्थान। और दक्षिण पश्चिम राजस्थान में भी उन्होंने एक पद प्रारंभ किया जिसे नाम दिया गया पीए। पीए का मीन होता है पॉलिटिकल एजेंट। अंग्रेजों की ये प्रोसेस थी। क्या बताया मैंने? देखो, क्षेत्र का नाम आता है दक्षिण पश्चिम मध्य भारत। दक्षिण पश्चिम मध्य भारत। इस दक्षिण पश्चिम मध्य भारत में एक पद प्रारंभ किया और वो था पीए। पीए का मतलब होता है पॉलिटिकल एजेंट। अंग्रेजों की प्रोसेस ऐसे थी कि शासन व्यवस्था को 3 चरणों में बांट रखा था। जैसे सेंट्रल स्तर पर सबसे बड़ा जो पद था, इसे नाम दिया जाता है गवर्नर जनरल। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, प्रत्येक रियासत में जिसकी नियुक्ति थी, प्रत्येक राज्य स्तर पर एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, और प्रत्येक रियासत पर उन्होंने एक पद प्रारंभ कर रखा था, वो था पीए, पॉलिटिकल एजेंट। वैसे गवर्नर जनरल की अगर हम चर्चा करते हैं, भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में प्रथम एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल थे मिस्टर लोकेट। और अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल एजेंट, तो दक्षिण पश्चिम मध्य भारत का पॉलिटिकल एजेंट जिस व्यक्ति को बनाकर भेजा, का नाम आता है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड को पॉलिटिकल एजेंट के रूप में यहां पर भेजा गया। अब कर्नल जेम्स टोड का पॉलिटिकल एजेंट के रूप में जो कार्य था, वो था 1818 से 1822 तक। 1822 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको पॉलिटिकल एजेंट बनाकर रखा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस कार्य के लिए उनको भेजा था, सामान्यतः वो कार्य नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि राजस्थान के इतिहास से संबंधित वो जानकारी एकत्रित करने में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे थे। इसलिए कंपनी इनको हटाती इससे पहले ही टोड को पता चल गया और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, यानी त्याग पत्र दे दिया। जैसे ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, इनकी नियुक्ति है वो लंदन में कर दी गई। अब ध्यान से सुनना, यहां से क्वेश्चन आता है। कहते हैं कि 1822 में राजस्थान से जाते समय कर्नल जेम्स टोड अपने साथ एक शिलालेख लेकर गए थे जिसे नाम दिया जाता है मानमोरी शिलालेख। मानमोरी शिलालेख। ये मानमोरी शिलालेख कौन से जिले में प्राप्त हुआ है? तब नाम आता है चित्तौड़गढ़। मानमोरी शिलालेख चित्तौड़गढ़ जिले में प्राप्त हुआ है। इस शिलालेख से संबंधित कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं? सबसे पहला तो ये क्वेश्चन आता है
कि मानमोरी शिलालेख में उल्लेख किसका किया गया है, तो ध्यान रखना मानमोरी शिलालेख में उल्लेख किया गया है समुद्र मंथन, यानी इस शिलालेख से हमें समुद्र मंथन की जो जानकारी है, समुद्र मंथन की जो जानकारी है वो प्राप्त होती है। पहली बात तो ये पूछ लेता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं इससे संबंधित और कौन सा क्वेश्चन आता है, कहते हैं कि कर्नल जेम्स टोड इसको अपने साथ में लेकर गए थे, लेकिन समुद्र में हवाओं का तेज बहाव हो गया और तेज बहाव होने के कारण जहाज का वजन कम करना था, तो इसने मानमोरी जो शिलालेख था ना उसको समुद्र में फेंक दिया। यानी ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है कि कर्नल जेम्स टोड अपने साथ लंदन कौन से शिलालेख को ले जाते समय बीच रास्ते में ही समुद्र में फेंक दिया था, तब नाम आ जाता है मानमोरी शिलालेख। यहाँ पर आपको इस शिलालेख से संबंधित जानकारी हासिल करनी है। अब हम राजस्थान शब्द की ही ओर आगे बढ़ रहे हैं और कर्नल जेम्स टोड द्वारा 1829 में लंदन में ही इन्होंने राजस्थान से संबंधित जितनी भी जानकारी एकत्रित की थी उसको उन्होंने लिखना प्रारंभ कर दिया और यहीं पर उन्होंने एक पुस्तक का प्रकाशन किया जिसे नाम दिया जाता है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, यानी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये पुस्तक कर्नल जेम्स टोड द्वारा 1829 लंदन में ही लिखी गई। इस पुस्तक का दूसरा नाम भी कई दफा पूछ लेते हैं, नाम आता है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया इसी पुस्तक का नाम है। इंपॉर्टेंट क्यों है, ध्यान से सुनना। 1829 में ये जो पुस्तक लिखी गई ये पहली ऐसी पुस्तक थी जिसमें राजस्थान के इतिहास का क्रमबद्ध तरीके से विवरण या क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया और इसी के कारण कर्नल जेम्स टोड की इस पुस्तक को एक उपनाम दिया जाता है राजस्थान इतिहास का विश्वकोश। यानी राजस्थान इतिहास का विश्वकोश कौन सी पुस्तक को कहा जाता है, तब नाम आएगा एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। दूसरी अगर हम बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यानपूर्वक सुनना, 1829 में ही टोड द्वारा सर्वप्रथम इस क्षेत्र को एक नाम से पुकारा और वो नाम था राजस्थान। यानी इस क्षेत्र को सर्वप्रथम राजस्थान नाम दिया किसने, तब नाम आएगा कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने ही इस क्षेत्र को एक और नाम दिया और वो नाम था रायथान। एक नाम हो गया राजस्थान और दूसरा नाम हो गया रायथान। इसी टोड के द्वारा लिखित रूप में इस क्षेत्र को एक नाम दिया और वो नाम था रजवाड़ा। यानी राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा शब्द 1829 में टोड द्वारा राजस्थान को कहा गया और यही से क्वेश्चन आता है कि राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, लिखित रूप में कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। और अगर आपसे पूछे राजपुताना शब्द का प्रयोग, तो राजपुताना शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो किया गया था जॉर्ज थॉमस के द्वारा। इसी प्रोसेस में हम आगे बढ़ते हैं इससे संबंधित। ये जो पुस्तक थी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये पुस्तक है वो टोटल 2 भागों में प्रकाशित हुई। इन 2 भागों की अगर हम बात करते हैं कब कब इनका प्रकाशन हुआ, पहला भाग का प्रकाशन हुआ था 1829 में और दूसरे भाग का प्रकाशन हुआ था 1832 में। 1829 में जो पहला भाग लिखा गया था टोड द्वारा, इसमें मेवाड़ रियासत
के इतिहास का उल्लेख। मेवाड़ रियासत के इतिहास का उल्लेख है या इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। मेवाड़ रियासत का मतलब होता है गोहिल वंश। गोहिल वंश की क्रमबद्धता से इसमें बताया गया है। गोहिल वंश, बप्पा रावल, अल्लाहट, ऐसे चलते चलते मेवाड़ वंश से संबंधित जो इनको जानकारी होती है वो 1829 में इसने फर्स्ट भाग में दिया। अगर हम बात करते हैं दूसरा जो भाग था 1832, और इस भाग में इन्होंने शेष राजस्थान के इतिहास का उल्लेख किया गया। यानी यहां से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। प्रथम भाग में मेवाड़ रियासत के इतिहास का उल्लेख और दूसरे भाग में शेष राजस्थान के इतिहास का उल्लेख किया गया। 1835 में 1835 में लंदन कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु। अब कौन कौन से क्वेश्चन। राजस्थान इतिहास का जनक इसे कहा जाता है। घोड़े वाला बाबा इसे कहा जाता है। राजस्थान में सबसे पहले प्रवेश 1806 ईस्वी में किया था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मेवाड़, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मानमुरी शिलालेख जिसमें समुद्र मंथन की जानकारी मिलती है, इन्हीं की पुस्तक का नाम आता है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसे ही द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसी पुस्तक से रिलेटेड मैंने बताया कि इसे राजस्थान इतिहास का विश्वकोश के नाम से भी संबोधित करते हैं। दो भागों में प्रकाशित की गई। प्रथम भाग में मेवाड़ मेवाड़ रियासत का इतिहास और शेष भाग में शेष राजस्थान का इतिहास। 1835 लंदन में इसकी मृत्यु हो गई थी। कहते हैं कि मृत्यु के 4 साल पश्चात इनकी पत्नी का नाम आता है जूलिया, कर्नल जेम्स टोड की जूलिया। इस जूलिया का ही एक और उपनाम देखने को मिलता है क्लीबर्ट। कहते हैं कि कर्नल जेम्स टोड की ही लिखी हुई पुस्तक थी जिसका प्रकाशन जूलिया व क्लीबर्ट द्वारा करवाया गया। पुस्तक का नाम आता है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया इसे ही बोला जाता है पश्चिम भारत की यात्रा। ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया बोल दो या इसे ही पश्चिम भारत की यात्रा के नाम से संबोधित किया जाता है। इस पुस्तक में क्या लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। इस पुस्तक में राजस्थान की पर्यटन स्थलों की जानकारी प्राप्त हो। ध्यान रखना, राजस्थान की पर्यटन स्थलों की जानकारी कौन सी पुस्तक से प्राप्त होती है, तो नाम आता है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद में जो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से पूछ लेता है उस पर गौर करना। कहते हैं कि कर्नल जेम्स टोड जब राजस्थान में रहा उस दौरान मेवाड़ के शासक थे भीम सिंह। भीम सिंह की टोड के साथ में मित्रता हुई थी और कहते हैं यहीं पर भीम सिंह द्वारा टोड के लिए अजमेर में एक दुर्ग का निर्माण करवाया गया जिसे नाम दिया जाता है टोडगढ़ दुर्ग। टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण है वो इन्हीं के द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा अगर हम चर्चा करते हैं और जो क्वेश्चन बन जाता है वो इससे संबंधित। इसके अलावा अगर हम चर्चा करते हैं भीम सिंह के अलावा जो क्वेश्चन बनता है, कर्नल जेम्स टोड द्वारा राजस्थान के 4 स्थलों को उपनाम दिए गए। उपनाम कौन कौन से दिए गए ध्यानपूर्वक देखना। जैसे सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड द्वारा राजस्थान में एक पर्वत शिखर का नाम आता है गुरु शिखर। ज्योग्राफी की दृष्टि से भी अच्छा क्वेश्चन आता है। कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को किस नाम से संबोधित किया है, तो ध्यान रखना गुरु शिखर को उन्होंने नाम दिया है संतों का शिखर। संतों का शिखर
यानी कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को क्या उपनाम दिया है? संतों का शिखर। ध्यान रहे इसे गुरु माता के नाम से भी संबोधित किया है। ये अबुर्द पर्वत में स्थित है, 1722 मीटर, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। गुरु शिखर के बाद में अगर हम चर्चा करते हैं, दूसरे नंबर पर कर्नल जेम्स टोड द्वारा राजस्थान में एक और पर्वत का नाम आता है, आबू पर्वत। आबू पर्वत को कर्नल जेम्स टोड द्वारा एक अलग नाम दिया गया और वो नाम था हिंदू ओल्पस। इसी प्रक्रिया में हम आगे बढ़ते हैं। फिर तीसरे नंबर पर नाम आता है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध को उन्होंने नाम दिया मेवाड़ की थर्मोपली। इसी में ही हम आगे बढ़ते हैं, तब नाम आता है बीवेर का युद्ध। बीवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड के द्वारा क्या नाम दिया गया? तब नाम आता है मेवाड़ का मैराथन। यानी 4 नामों पर आपको गौर करना है, ध्यानपूर्वक देखना, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर और गुरु माता के नाम से संबोधित किया है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं, ये कौन से पर्वत में है? अबुर्दा पर्वत है, अरावली की बत्तरी। फिर दूसरा नाम आता है आबू पर्वत। इसको हिंदू ओल्पस नाम दिया। ओल्पस नाम देने का रीजन है कि अगर आप फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य जाओगे तो आल्पस पर्वत है, इसको जोड़कर हल्दी घाटी के युद्ध को उन्होंने नाम दिया मेवाड़ की थर्मोपली और दिवेर के युद्ध को नाम दिया मेवाड़ का मैराथन। हम एक क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़े हैं और क्रमबद्ध तरीके से राजस्थान का सामान्य परिचय, और सामान्य परिचय में सबसे पहले मैंने आपको वैदिक काल के बाद में रामायण और महाभारत काल, इसके बाद में शिलालेख के बाद में साहित्य स्रोत में आगे बढ़ने के बाद में अबुल फजल के शासन, अबुल फजल से रिलेटेड मैंने आपको मरुभूमि नाम बताया था। फिर इसमें अंग्रेजों के शासनकाल में जॉर्ज थॉमस आ गया था, फिर विलियम फ्रैंकलिन, और फिर आया कर्नल जेम्स टोड। अपना दूसरा चरण है वो नेक्स्ट क्लास में रहेगा। आज के लिए इतना, धन्यवाद।